आज की रॉ पे स्टोरी लाइंस को डायरेक्शन तो मिली, लेकिन ओवरऑल शो बड़ा नॉर्मल ही था। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। सो आज की रॉ की शुरुआत करते हैं हिंग हंगरल गुंथर कुछ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही फिन बैलर भी वहां आ जाते हैं। ओ हिंग हंगरल, जब हमारा मैच हो रहा है तो तू क्यों रोज बकवास कर रहा है। कभी बोलता है मैं डिजर्व नहीं करता कुछ भी, कभी बोलता है मेरे से ज्यादा टुनियो के बेटे को टाइटल शॉट देना सही है। भाई मैं बता दूं, मेरी वजह से ही तू चैंपियन है अभी, बट सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद नहीं रहेगा और 8 साल बाद मैं फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। फिन बैलर, पहला यूनिवर्सल चैंपियन। जब तू चैंपियन बनाना मुझे काफी इंस्पिरेशनल बंदा लगता था, लेकिन वक्त के साथ तेरा इंजन ऑयल खराब हो गया। तू शॉर्टकट्स ढूंढने लगा, चीटिंग करने लगा और ये जजमेंट डे वाले नाम के नमूनों के साथ मिल गया तू। जैसे ही डेमियन प्रीस्ट ने ये ग्रुप छोड़ा, तू इन नमूनों का सरताज बन गया। तू भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड था एक रात के लिए, अब रात गई तो बात गई। मैं आज भी चैंपियन हूँ, कल भी चैंपियन था और आगे भी रहने वाला हूँ। तू कभी नहीं हरा पाएगा मुझे, क्योंकि तू मेरे लेवल का आदमी नहीं है। फिर जजमेंट डे गुंथर को मारने को निकलती है, पीछे से डेमियन प्रीस्ट जजमेंट डे को मारते हैं, डेमियन फिन को मारते हैं, गुंथर डेमियन को मारते हैं, लेकिन एंड में फिन बैलर अपर हैंड ले लेते हैं और चैंपियनशिप उठा लेते हैं। वहीं WWE सोचती है हम तो बेवकूफ है, हमें यही लगेगा कि फिन बैलर जीतने वाले हैं। बैक स्टेज पता लगता है कि इनका ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर दिया है एडम पियर्स ने। वहीं मंडे नाइट रॉ के लिए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच सेट कर दिया है वॉर रेडर्स के अगेंस्ट, जिसको मुझे लगता है वॉर रेडर्स जीत जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जजमेंट डे को स्मैकडाउन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर लिव मॉर्गन का मैच होता है डिकोटा काय के साथ। मैच के अंदर PFC आ जाती है और उस चीज की मदद से लिव मॉर्गन मैच जीत जाती है। फिर PFC डिकोटा काय को तोड़ती है और उसी टाइम पे इयो स्काई और कायरी जेन आ जाती है। फिर लिव मॉर्गन उनको तोड़ देती है और मैं सोच रहा था कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, स्टोरी लाइन के ऊपर नहीं चल रही है ये। फिर रिया और रिकेल का एनीथिंग गोज मैच रख दिया, वो भी मेन इवेंट में। मतलब WWE वाले चाह रहे हैं जबरदस्ती हम जजमेंट डे को ही देखते रहें। मैच के अंदर फिर से लिव मॉर्गन घुसती हैं, फिर से इयो स्काई आ जाती हैं। मतलब पहले तो WWE वाले हर हफ्ते रिपीट कर रहे थे, अब एक ही दिन में दो बार एक ही चीज को रिपीट करने लगे। रिया मैच को जीत लेती है, लेकिन चैंपियनशिप इयो स्काई और रिया के बीच में दिखाई जा रही है। चलो एंड में तो WWE वालों ने कुछ डिफरेंट दिखाया। मैं तो ये वुमेन्स डिवीजन के रिपीटेटिव बिहेवियर से तंग आ चुका हूँ। मतलब इनका तो फिक्स कर दिया है, इंटरफेरेंस होगा, बंदा मैच जीतेगा और उसके बाद पेपर व्यू में जाके इनका निपटारा हो जाएगा। कुछ तो नया दिखाओ। वुमेन एम्पावरमेंट की बातें तो बहुत करते हो और उनको स्टोरी लाइन झाटुओं वाली देते हो। वहीं फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी लाइन की बात करें तो ये भी काफी बोरिंग नजर आ रही है। WWE वालों ने पता नहीं क्यों जजमेंट डे में से डेमियन प्रीस्ट को निकाल के पूरी तरीके से कबाड़ा ही कर दिया है। बेचारा गुंथर जो कि अच्छी स्टोरी लाइंस दे सकता था, उसको भी इस लपेटे में ले लिया है। इन तीनों का जो मैच है इसके अंदर ऑब्वियसली मुझे लगता है कि गुंथर ही जीतने वाले हैं। फिर वाइट 6 और फाइनल टेस्टिमेंट का भी आज एक मैच होता है, जहाँ पे आंखों में पाउडर डाल के फाइनल टेस्टिमेंट मैच को जीत लेती है। बाकी इस मूवमेंट पे इस बाई को क्या दिक्कत हुई यही जाने, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट WWE वालों ने करी इन वाइट 6 के ऊपर, मतलब 6 महीने तक तो इनका बारकोड दिखाया गया। और अब जब स्टोरी लाइंस की बात आई तो इतना डार्क एंड मिस्टीरियस वाला जो ये ग्रुप है ये एक पाउडर से हार गया। वहीं मिस का तो लगता है अब बस सैलरी लेने के लिए काम करते हैं WWE में। फिर वुमेन्स के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का भी आज मैच होता है। वुमेन्स को स्टोरी भी मत दो और चैंपियनशिप भी बढ़ा दो। इस चक्कर में मेरे से लास्ट वीडियो में गलती हो गई भाई, इतना कंफ्यूजन हो गया और फर्क भी नहीं पड़ रहा कि कौन US चैंपियन है या कौन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना रहे हो। दो टूर्नामेंट बोरिंग सी चैंपियनशिप के अलग अलग जगह चला दिए। अब समझ नहीं आ रहा कि चेल्सी ग्रीन US टाइटल जीत रही है या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन आप खुद इन सारी वुमेन्स को देख के बता दो, कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए, क्या आपका डोपामिन रिलीज होगा? वहीं न्यू डे वाले बंदों को आज बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा है। इवन कोडी रोड्स जो रॉ पे आने वाले हैं वो भी बोलते हैं कि बड़ा ही गलत काम किया तुमने। अबे साले AEW में जाके अपने भाई को खूनम खून कर दिया, तब शर्म नहीं आई तुझे? वहीं ये न्यू डे वालों ने WWE का फायदा कराया, एक बंदा हटा के जो फालतू की सैलरी खा रहा था, उनसे सब खफा हो गए। फिर कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड रिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पे भी क्राउड उनको इतना बू करता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। अब WWE वालों को जो इनको इतना हेट मिल रहा है उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इनका टीम अप करवा दे ड्रू मैकिंटायर के साथ में। पहले ये बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स बांट रहे थे, अब ये लॉन्डो को गुटखा बांटने लगे
गए और बोले बोलो जुबा केसरी। वहीं बात करें कोडी रोड्स की तो ऐसा लग रहा है कि ये रॉ पे आने वाले हैं और गुंथर स्मैकडाउन पे जाने वाले हैं। फिर पंक से पूछा जाता है क्या फेवर है भाई बता दे। पंक उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। वहीं सेथ के बारे में जब पूछा जाता है तब वो मामले को बड़े पर्सनल लेवल पे पहुंचा देते हैं। बोलते हैं जब सेथ 16 साल का था तब वो मेरे पास में आया था रेसलिंग सीखने के लिए, और ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, वो मेरे से फ्री में सीखने आया था। वहीं आज सेथ चाहे टॉप 10 रेसलर्स की लिस्ट में होगा, लेकिन एक टाइम वो था जब वो टॉप 10 उन बंदों की लिस्ट में था जो WWE से निकाले जाने थे। तब मैंने शील्ड बना के उसको बचाया। यहाँ सीएम पंक उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जब सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस का नाम दिया था शील्ड का एक मेंबर बनाने के लिए, और जो भी उसने यहाँ पे किया है ना वो सब उसके आने से पहले ही मैं यहाँ पे कर चुका था। वहीं सेथ भी इस बात का रिप्लाई देने के लिए रिंग में आते हैं। वो बोलते हैं ये सीएम पंक तो बड़ा ही फ्रॉडी आदमी है। चलो सीएम पंक ने अब बात छेड़ी दी है तो पूरा सच जान लेते हैं। हाँ सीएम पंक के पास गया था मैं ट्रेन होने, और सीएम पंक ही था जिसने मेरी WWE में एंट्री करवाई। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था, मैं उसका दोस्त था। लेकिन जब 11 साल पहले सीएम पंक WWE को छोड़ता है, मैं उसको एज अ फ्रेंड मैसेज करता हूँ, बार बार मैसेज करता हूँ, लेकिन वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। मेरा ही नहीं किसी भी अपने दोस्त का रिप्लाई नहीं करता जो भी इस कंपनी में काम करता था। मतलब ये बंदा चाहता था कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी इसके ईगो के चक्कर में, तो मैं इसका बुरा बन गया। और फिर सीएम पंक क्या करता है, हर साल कोई ना कोई बुरी बात करता है इस कंपनी के बारे में। और पता है ये घूम घुमा के फिर वापस यहीं क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से निकल के जो भी इसने किया हर चीज में ये फेल हुआ। जितना हीरो बनने की इसने कोशिश करी उतना ही पटक के इसको पेल दिया गया, और जब कुछ बचा नहीं, बैंक बैलेंस भी खत्म होने पे आ गया, तो मुंह उठा के वापस यहाँ आ गया। इसीलिए मैं इसको महा फ्रॉडी बोलता हूँ। पहले मैं इसके जैसा बनना चाहता था, लेकिन बाद में मैं इससे भी बेहतर बनना चाहता था, और मैं हर चीज में इससे बेहतर हूँ। जो भी इसने किया है वो चीज मैंने 2-2 बार कर रखी है, और एक चीज है जो ये अपने पूरे करियर में कभी कर ही नहीं पाएगा, मेन इवेंट रेसलमेनिया में। तो दोस्तों इस सेगमेंट से ये तो क्लियर हो गया है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में, और जो स्टेटमेंट सेथ रॉलिंस ने दी है ये स्टेटमेंट पे ही अब ये पूरी स्टोरी लाइन चलने वाली है। और ये जो स्टेटमेंट मेन इवेंट वाली दी है इसका भी तोड़ निकाल लेंगे सीएम पंक जब इनका मैच नाइट 1 में मेन इवेंट में रख दिया जाएगा। सीएम पंक के हिसाब से तो वो मेन इवेंट ही हो गया, लेकिन रियलिटी तो हम सब जानते हैं। फिर रिंग के अंदर सैमी ज़ेन आ जाते हैं। सेथ बोलते हैं भाई अगर तू सीएम पंक का वकील है तो अभी चला जा। सैमी बोलते हैं कि वो लास्ट वीक के लिए सॉरी बोलना है क्योंकि उनको लगा कि सेथ रॉलिंस ने जे उसो को मारा है। चलो अच्छा हुआ ये तू समझ गया, लेकिन भाई ये सब तेरे दिमाग में आया ही कैसे कि मैंने उसको मारा है? मैंने और तूने कितना टाइम साथ में स्पेंड किया है, तेरे को पता है मैं कैसा इंसान हूँ? सैमी बोलते हैं हाँ भाई मुझे पता है तू कैसा इंसान है, लेकिन लास्ट वीक जब तू सीएम पंक के सामने आया तो तू अलग ही पागल हो गया। मुझे लगा तू भी ड्रू मैकिंटायर की तरह बावला हो गया है, लेकिन तू ड्रू नहीं है, तू उससे बेटर है। लेकिन जब भी पंक की बात आती है तेरे को पता नहीं क्या हो जाता है। बाकी अब मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों का 36 का आंकड़ा है, इसीलिए इस चीज के बीच में अब मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। सेथ बोलते हैं थैंक्स भाई, मैं यही चीज समझा रहा था तुझे, तू भी पंक को छोड़ और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर नजर रख। उसके बाद सैमी ज़ेन अनाउंस कर देते हैं कि उनका मैच होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। तभी वहां पे ड्रू मैकिंटायर भी आके उनको तोड़ देते हैं। प्लस ड्रू मैकिंटायर का भी एक सेगमेंट दिखाया गया, लेकिन उसका भी मेरे को कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। भाई सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का क्या ही कनेक्शन है? सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में घुस जाए या जजमेंट डे में घुस जाए, इससे ड्रू मैकिंटायर को क्या दिक्कत है? बट मुझे लगता है कि ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर ड्रू मैकिंटायर को धीरे धीरे इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जे उसो सैमी ज़ेन को भी तो रेसलमेनिया तक पहुंचाना है। तो ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन की कहानी से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे स्टोरी लाइन को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर टीम बना लें और ये शॉकिंग चीज रिवील हो कि जे उसो को सेथ रॉलिंस ने ही मारा था। सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो और रॉयल रंबल तक तो एटलीस्ट ये स्टोरी लाइन चले। WWE को थोड़ा शॉक और सस्पेंस स्टोरी लाइंस के अंदर बढ़ाना होगा। आई मीन हमने 6 से 8 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन का मैच होने वाला है, तो इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चीजें शॉकिंग होनी चाहिए। बाकी सस्पेंस जो अभी बना हुआ है वो है सीएम पंक का फेवर, जो मुझे लगता है WWE वालों को भी नहीं पता, लेकिन वो सही टाइम के लिए बचा के रखा है WWE वालों ने। बाकी दोस्तों अब मिलते हैं आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट के प्रेडिक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।